सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम इग्नू का जो थर्ड ईयर का कोड है BPSC 142, जो कि आपका चैप्टर नंबर है फोर्थ का आपके क्वेश्चंस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय विदेश नीति निर्माण की जटिलता के बारे में बताइए, अथवा भारतीय विदेश नीति के निर्माण में कौन कौन सी समस्या आते हैं उसके बारे में चर्चा करना है। फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, दोनों एक ही बात पूछ रहा है, जिसमें हम ये बताना है कि भारतीय विदेश नीति बनाने में जो समस्याएं या फिर जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसका मतलब आंसर बताना है कि क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या मतलब उसके समस्याएं आते हैं, उसके बारे में चर्चा करना है। आइए फ्रेंड्स, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, बात कर लीजिए अब इसके आंसर की, जो कि आपकी परिभाषा लिखी जाती है। परिभाषा जो एक पैटर्न होता है आपका पॉलिटिकल साइंस में लिखने का, एक पर्टिकुलर आंसर, तो उसके अंतर्गत ये परिभाषा आपका ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। उसके बाद एरो लेने के बाद उसके बाद आपके आंसर लेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं भारतीय विदेश नीति। फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि भारतीय विदेश नीति सर्वप्रथम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1932 के आसपास भारतीय विदेश नीति को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत हमने ये बातों को ध्यान में रखा गया कि भारतीय विदेश नीति को अपनाया क्यों गया था। तो आपने इससे पहले वाले टॉपिक्स में आप लोग पढ़ चुके होंगे, इससे पहले चैप्टर्स में आप लोगों ने ये पूरा डिफाइन कर चुके होंगे कि हाँ, क्यों भारतीय विदेश नीति को अपनाने का मतलब मोटिव क्या था, कारण क्या था, तो उसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं भारतीय विदेश नीति का जो एक प्रक्रिया है, जो आपका देखा जाता है कि आपके भारत में आपका IFS के अंतर्गत, जो कि आपको रायसीना हिल्स जो कि दिल्ली में स्थित है, यह क्षेत्र, उसके द्वारा ही आपको विदेश नीति को अपनाने की व्यवस्था अपनाई गई है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, रायसीना हिल्स न्यू दिल्ली में ये क्षेत्र स्थित है, जो कि IFS के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। IFS के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि भारतीय विदेश नीति को किन पहलुओं के माध्यम से अपनाया जाता है, या फिर क्यों भारतीय विदेश नीति को बढ़ाया जाता है। उस स्थिति में अब बात कर लेते हैं कि भारतीय विदेश नीति को अपनाने के कारण के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है कि भारत को एक अलग पहचान देने के लिए, अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए, भारत की एक विश्व स्तर पर पहचान बनाने के लिए, शक्तिशाली राज्य या फिर देश के रूप में तब्दील करने के लिए भारतीय विदेश नीति को अपनाया गया। और उस स्थिति में भारत एक सर्वप्रथम खुद की एक अलग पहचान बना सके, बोल सकते हो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके, उस स्थिति में भारत को एक विदेश नीति के रूप में जोड़ा गया, तथा अपनी शक्तियों को मजबूत करने के लिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही भारत में विदेश नीति को लाया गया। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसकी जटिलता। फ्रेंड्स, पहली बात तो यह है कि मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बता देता हूं कि कोई भी पर्टिकुलर कुछ भी हेल्प या फिर कोई भी नीति व्यवस्था हो, उसकी कुछ समस्याएं भी होती है। पर्टिकुलर आपको भी पता है कि मतलब आपकी फैमिलीज में देखा जाता है कि 7 मेंबर्स हैं, तो 7 मेंबर्स के अलग अलग वैरायटीज है खाने के टेस्ट का। यानी कोई आपका देखा जाता है कि स्पाइसी खाना खाता है, कोई नॉर्मल खाना खाता है। तो इट मींस ये देखने को मिला कि जो विदेश नीति है उसके प्रॉब्लम्स भी, उसके साइड इफेक्ट, उसके क्या हानियां हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं हमारे पहले पॉइंट्स की, सहमति की स्थिति। यानी कि ये आपका पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, सहमति की स्थिति। इट मींस मान लीजिए कि आपका ये जो पहला पॉइंट है, आपका देखा जाता है कि सहमति की स्थिति, जैसे कि भारत, आपको देखा जाता है कि रूस के साथ आपकी विदेश नीति को बढ़िया तरीके से अपनाया जाता है, रूस के साथ उसका संबंध बहुत गहरा पाया जाता है। तो इस स्थिति में पहली बात तो ये है कि भारत और रूस दोनों एक दूसरे से नीति बनाने में जो टॉपिक्स है, मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए नीति दोनों अपना रहे हैं, तो दोनों देशों के बीच सहमति की स्थिति होनी चाहिए। यानी कि बोल सकते हैं कि दोनों देश उससे सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ, ये नीति हम दोनों के लिए बेहतर है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सहमत होना। कहने का मतलब यह है कि एक दूसरे से सहमत होना सबसे बड़ी कठिनता या फिर जटिलता या फिर एक समस्या के रूप में ये देखा जाता है, जिसके तहत हम ये देखते हैं कि कई बार हमारी वह नीतियां भी असफल हो जाती हैं जो हमारे देश के लिए
विकसित रूप में मदद कर सकता था, लेकिन सहमति की स्थिति ना होने के कारण वो नीतियां विफल हो जाती है। अब देश के प्रगति, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स आपका देश के प्रति प्रगति, देश के प्रति प्रगति, यानी कि फ्रेंड्स इसमें ये देखेंगे कि हम जो पर्टिकुलर भारतीय विदेश नीति को बना रहे हैं वो देश के लिए प्रगति यानी कि डेवलपमेंट के लिए हो है तो नहीं, मतलब डेवलप तो हो तो रहा है ना, डेवलप यानी कि विकास तो हो रहा है ना, उसके बारे में देखेंगे। तो ये प्रगति के मतलब इट मीन्स यानी कि देश के प्रति विकास की स्थिति देखने को मिलती है कि वह विदेश नीति जो हम अपना रहे हैं वो देश के लिए डेवलपमेंट का काम तो कर रहा है, या फिर देश का विकास स्तर तो बढ़ेगा, या उसकी जीडीपी, उसकी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होगा या नहीं। तो ये आपके देश के प्रगति के बारे में देखा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स शांति व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शांति व्यवस्था। फ्रेंड्स इसमें शांति व्यवस्था में ये देखेंगे कि पर्टिकुलर जो विदेश नीतियों को अपनाया जा रहा है वो कहीं क्रूरता या फिर आतंकवाद या फिर बोल सकते हो कि आंदोलन के प्रति शांति सत्यापित कर रहा है या फिर शांति बरकरार रख रहा है या नहीं रख रहा। इस स्थिति में हम ये देखेंगे कि वो विदेश नीति शांति समझौते के रूप में होना चाहिए, ताकि दोनों देशों के बीच जितने भी वाद विवाद हो वो समाप्त हो सके, खत्म हो सके। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए शांति की व्यवस्था होनी आवश्यक है, ताकि उन दोनों देशों के जो निवासी है अच्छे तरीके से या फिर बिना किसी मतलब आतंकवादी व्यवस्था को ना झेलते हुए अपना विकास कर सके। इसलिए शांति व्यवस्था होनी आवश्यक है। अब उस स्थिति में ये भी एक जटिलता के रूप में होता है कि विदेश नीतियों को अपनाने के लिए शांति व्यवस्था सबसे बड़ी देखने को जटिलता या फिर समस्या आती है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता बरकरार रह सके। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका फ्रेंड्स विचारों में विभिन्नताएं। सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये है ना कि यानी कि थिंकिंग्स डिफरेंट होने लगता है। यानी कि अब मान लीजिए कि दो पर्टिकुलर इंसान है ए और बी है, जरूरी तो नहीं इन दोनों की सोच सेम हो। तो यही होता है कि विदेश नीति को अपनाया जाता है तो सबसे बड़ी समस्या ये भी आती है कि इन दोनों के विचारों के प्रति भिन्नताएं होती है। कोई कहता है कि इस प्रति विदेश नीतियों को लागू किया जाए, कोई कहता है इस प्रति विदेश नीतियों को लागू किया जाए। तो ये विचारों की भिन्नताएं हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण ये आपकी एक समस्या के रूप में नजर आती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा व्यवस्था फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका सुरक्षा व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर सेफ्टी आपकी जो व्यवस्था है वो बरकरार है या नहीं है इस क्षेत्र में, या विदेश नीतियों को अपनाया जा रहा है, भारत विदेश नीतियों को जो निर्माण कर रहा है उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था सत्यापित है या नहीं है, वो भारत के देशों के लिए सुरक्षा के काम है या सुरक्षा के अंतर्गत आता है या नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये भी देखी जाती है। जिसके कारण ये देखने को मिलता है कि अगर किसी से हम विदेश नीतियों के लिए जुड़ जाते हैं तो वो हमारे देश पर किसी प्रकार का मतलब बोल सकते हैं कि आतंकवादी हमला तो नहीं करवा सकता, हमारे जो बोल सकते हैं सीक्रेट जो एजेंसियां हैं उनके बारे में जानकर हमारे से धोखाधड़ी व्यवस्था तो नहीं कर सकता। तो इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था भी एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है, इसको भी ध्यान में रखते हुए विदेश नीतियों को करना आवश्यक होता है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका देखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की बात कर ली जाता है फ्रेंड्स, यानी कि इंटरनेशनल आपका देखा जाता है सिचुएशन के अंतर्गत देखा सिस्टम या फिर व्यवस्था देखा जाता है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जब हम विदेश नीतियों को अपना रहे हैं तो वो अंतरराष्ट्रीय तौर पर वो एक सत्यापित मामले के रूप में या फिर बोल सकते हैं लीगल वे में होना चाहिए। अब जैसे कि एक
बात कर ली जाए, हम कुछ प्रॉपर्टीज डील करते हैं, तो हम अपने अनुसार प्रॉपर्टीज को डील नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, एक लीगल वे में प्रूफ लेते हैं। तो यही है कि जब हम विदेश नीतियों को अपनाते हैं तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत हमें यह देखने को मिलता है कि उन विदेश नीतियों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर किसी प्रकार का हानि या फिर बोल सकते हो नुकसान ना हो, तब जाके हम उन नीतियों को अपनाने का प्रयास करते हैं। ये भी एक आपका जटिलता या फिर समस्याओं के रूप में देखा जाता है। उसके बाद आपका आपका नेक्स्ट पॉइंट है, जिसमें हम ये देखेंगे कि आपका दो रूपों में विभाजित किया जाता है। एक उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि लंबे यात्रा, लंबी व्यवस्था। अब इसमें यह है फ्रेंड्स कि लंबी व्यवस्था के अंतर्गत आपका पॉइंट आ जाता है, जिसमें हम एक बात कर लेते हैं। जो भारत था, भारत देखा जाता है सोवियत संघ, भारत सोवियत संघ के साथ बहुत मेल मिलाप था, यानी कि भारत के साथ भारत ने सोवियत संघ के साथ विदेश नीति को सत्यापित किया था। लेकिन आपको भी पता है कि सोवियत संघ का 1991 में विघटन हुआ और पूर्ण रूप से विघटन होते हुए आपका देखा जाता 1992 में पूरा विभाजित हो चुका था सोवियत संघ। तो उस परिस्थिति में जो आपका वर्चस्व की स्थिति आती है, अमेरिका कहीं ना कहीं पूंजीवाद का एक महाशक्ति का रूप धारण कर लेता है। तो भारत का जो विदेश नीति अपनाने का जो एक जरिया था, क्योंकि इसने सोवियत संघ के साथ विदेश नीति अपना रखा था, सोवियत संघ यहाँ पे अब टूट के बिखर चुका। तो उस स्थिति में भारत अब अपनी विदेश नीतियों को करने में घबरा रहा था। क्यों? क्योंकि भारत अच्छे तरीके से जानता था कि अब इसके बाद यानी कि 1992 के बाद आपका वर्चस्व की स्थिति एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका का है। तो उसने अपनी विदेश नीतियों को अपनाने में उसका सबसे बड़ी समस्या यही आने लगी कि उसके अंदर डर की भावना बनी हुई थी। क्यों? क्योंकि इसने पूंजीवाद का समर्थन ना देते हुए गुटनिरपेक्षता को अपनाया रहा था। तो उस स्थिति में आपका देखा जाता है कि भारत विदेश नीतियों को करने में असमर्थ होने लगा, या फिर वो विदेश नीतियों को करने में धीरे धीरे हिचकिचाने के रूप में देखा जाता है। तो यही आपकी सारी जटिलताएं थी, जिसके अंतर्गत आपने ये देखा कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग समस्याओं के माध्यम से भारत की विदेश नीतियों का निर्माण करने में समस्या या फिर बोल सकते हो कि प्रॉब्लम्स उत्पन्न हुए, जिसके कारण भारत विदेश नीति करने में थोड़ा बहुत असमर्थ या फिर उसके सामने प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये आपके टॉपिक्स थे जो कि आपको पेपर एग्जाम में आपको इस तरीके से ही पॉइंट्स सब हेडिंग को लिखते हुए उन हेडिंग्स को एक्सप्लेन करना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो चुका हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।